नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जर्मन फ्लैश फ्लड्स के बारे में आपने सुन लिया होगा। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि इन फ्लैश फ्लड्स ने और कंट्रीज को भी अफेक्ट किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जर्मनी को अफेक्ट किया है, इसलिए इसको जर्मन फ्लैश फ्लड्स बोला जा रहा है। नॉर्मल का जब इंडिया को बाकी कंट्रीज के साथ डेवलप किया जाता है, खासकर डेवलप्ड कंट्रीज के साथ, यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ, तब हम लोग यहाँ पे अक्सर कर ये बोला जाता है कि जब इंडिया में इस प्रकार का कोई डिजास्टर या फ्लैश फ्लड्स आते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट टेक्निक्स उतनी एडवांस नहीं है, वहीं पे हमको यूरोपियन कंट्री से सीखना चाहिए। इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद आपको ये समझ सकते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में भी अभी बहुत कुछ स्पेशल करने की जरूरत है। डिजास्टर मैनेजमेंट के केस में ये यूरोपियन कंट्रीज भी बहुत पीछे हैं और ये बात बिल्कुल परफेक्टली इस जर्मन फ्लैश फ्लड्स की वजह से पता चलती है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जर्मन फ्लैश फ्लड्स होने का एग्जैक्ट रीजन क्या है, फ्लैश फ्लड्स के बारे में कुछ और बेसिक जानकारी, और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये किस प्रकार से हमारे बारिश के पैटर्न को बदल रही है, इसको थोड़ा बहुत हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो देखिए इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं, कुछ एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। और टॉपिक थोड़ा पुराना है, वैसे तो मुझे इसको बहुत पहले रिकॉर्ड करना था, बट बीच में 3 दिन ड्यू टू सम एक्सेप्शनल रीजंस में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसलिए ये जो वीडियो है पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में थोड़ी लेट हो गई है। अब यहाँ पे आपको जर्मनी का नक्शा दिख रहा है थोड़ा येलो और ऑरेंज कलर में। इसमें जो खासकर वेस्टर्न जर्मनी है, ये जो पूरा का पूरा इलाका दिख रहा है, जहां पे आपको बहुत सारे एरोज और डॉट्स दिख रहे हैं, जो मेन बहुत ज्यादा बारिश हुई है, बहुत ज्यादा फ्लड्स आए हैं, वो इस इलाके में है। वैसे तो आपको आइसोलेटेड पॉकेट्स में भी फ्लड्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन दिस वेस्टर्न जर्मनी इज द मोस्ट अफेक्टेड रीजन। ये रीजन बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग और फ्रांस जैसी कंट्रीज के साथ बॉर्डर बनाता है। तो ऑब्वियस ही बात है, जो फ्लड्स हैं वो इन कंट्रीज में भी कुछ हद तक आए हैं, ये भी इफेक्ट हुए हैं, कुछ हद तक यूके भी इफेक्ट हुआ है। बट सबसे तगड़ा और सबसे खतरनाक इफेक्ट आपका जर्मनी में देखने को मिला है। अगर आप जर्मनी की नदियों की बात करो तो कुछ बेसिक नदियों के नाम जर्मनी के बारे में याद रखिए। जैसे एम्स नदी है, यहाँ पे आपको राइन नदी दिख रही है, ओडेनवॉल्ड नदी है, वेजर नदी है, एल्बे नदी है, ओड्रा नदी है। ये कुछ स्पेसिफिक नदी है। जो डेन्यूब नदी है ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल रिवर है ये यूरोप में, और काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर आप कह सकते हो उसको यूरोपियन कॉन्टिनेंट की। अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो इलाका है, ज्यादातर जो फ्लडिंग हुई है इस पर्टिकुलर इलाके में हुई है, जिसमें राइन नदी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज और एम्स नदी, यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया और एकदम से बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि फ्लड्स इस जगह पे आ गए हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि कॉजेज क्या है इन फ्लड्स के, फ्लैश फ्लड्स होते क्या हैं और क्लाइमेट चेंज के साथ इनका कनेक्शन क्या है। इन तीन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछले कुछ हफ्तों में जर्मनी में देखा गया है कि भाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, और एकदम से इतने ज्यादा टेम्परेचर और ड्राइनेस के बाद बारिश हुई और बड़ी खतरनाक बारिश हुई। तो हाई टेम्परेचर के साथ सीधे सीधे कनेक्ट किया जा रहा है इस बारिश को। वो क्यों, कैसे कनेक्ट किया जा रहा है उसके बारे में आगे अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हंड्रेड्स ऑफ पीपल की यहाँ पे मृत्यु हुई है। मैं मृत्यु का कोई फिगर आपके सामने इसलिए नहीं पेश कर रहा हूं क्योंकि ये फिगर्स समय के साथ साथ अपडेट होते रहते हैं, तो कोई एक फिगर बताने का कोई मतलब यहाँ पे है नहीं। सबसे डेंजरस बात और सबसे दुखद बात यह है कि आगे आने वाले समय में इस प्रकार के इवेंट्स और फ्रीक्वेंटली हो सकते हैं, ऐसा यहां पे बताया जा रहा है। ओवरऑल अगर आप नक्शा देखें जर्मनी का, तो ये जो पूरा का पूरा रीजन आपको डॉटेड फॉर्म में दिख रहा है, या फिर आप कह लीजिए कि थोड़ा सा बोल्ड फॉर्म में दिख रहा है, यहां पे बारिश बहुत ज्यादा हुई है। अब क्या यहां पे अनयूजुअल कॉम्बिनेशन ऑफ वेदर फैक्टर्स हुए जिसके चलते इतनी एक्सेप्शनल बारिश होगी। सुनने में आया है कि एक स्टॉर्म सिस्टम और जोन ऑफ लो प्रेशर बना है सेंट्रल यूरोप के ऊपर, जिसको नाम दिया गया बर्न। और ये जो बर्न नाम का सेंट्रल लो प्रेशर वाला सिस्टम है, ये दोनों तरफ से ट्रैप हो गया, वेस्ट की तरफ से और ईस्ट की तरफ से ट्रैप हो गया। ये जो लो प्रेशर जोन है, पहली बात तो इसको ट्रॉपिकल मॉइस्चर मिला है मेडिटेरेनियन से। आपको पता है यूरोप कॉन्टिनेंट के साउथ में मेडिटेरेनियन ओशन है, और मेडिटेरेनियन ओशन से जो लगातार हवाएं चलती हैं यूरोप की तरफ, वो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर से भरा हुआ पानी लेके जाती हैं। और ऑब्वियसली बात है, हवा किसकी तरफ चलेगी, एक लो प्रेशर सिस्टम की तरफ चलेगी। सेंट्रल यूरोप के ऊपर यही लो प्रेशर सिस्टम बना था, और कुछ इस हिसाब का हुआ था कि अगर ये लो प्रेशर सिस्टम है तो इधर बना है आपका हाई प्रेशर सिस्टम और इधर बना है आपका हाई प्रेशर सिस्टम। तो ये जो लो प्रेशर सिस्टम बना, जहां पे स्टॉर्म जैसे फैक्टर्स निकल के आ रहे थे, ये स्टॉर्म डिसिसिपेट नहीं कर पाया, ना इस तरफ डिसिसिपेट कर पाया ना इस तरफ डिसिसिपेट कर पाया, यहीं पे पूरा पानी लेके बरस गया। ठीक है, तो ये जो मॉइस्चर क्लैडन रीजन था, जो इतनी खतरनाक टॉरेंशियल रेनफॉल हुई है, इतनी जबरदस्त क्वांटिटी में, इतनी इंटेंसिटी के साथ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई आसपास का डैम टूट गया हो या फिर कोई लोकल सोर्स बॉडी में। देखिए नदियों में तो पानी ओवरफ्लो कर रहा था, नो डाउट ओवरफ्लो कर रहा था, बट यहां पे जो मेन फैक्टर है इस पूरी की पूरी तबाही की, वो फैक्टर है आपकी बारिश।
ठीक है। अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ, अ हाई प्रेशर जोन over the eastern Atlantic of France and United Kingdom acted as a pump steering the moisture plume into France, into Belgium, Netherlands, Berlin। यहां देखिए, ये अगर आप नक्शा देखें तो ये पूरा का पूरा इधर नीदरलैंड्स, नीचे आप बेल्जियम पे चले जाइए, फ्रांस पे, इसके ऊपर बना एक हाई प्रेशर रीजन। तो जो लो प्रेशर रीजन यहां पे डेवलप हो रहा था, इस लो प्रेशर रीजन को डिसिसिपेट करने के लिए हाई प्रेशर रीजन की तरफ, क्योंकि ये जो हाई प्रेशर रीजन था वो लगातार, आपको पता है कि अगर मान लीजिए यहां बनता है आपका हाई प्रेशर रीजन और यहां बनता है आपका लो प्रेशर रीजन, तो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की ओर हवाएं चलेंगी। सिंपल है। और खास बात ये होती है कि हाई प्रेशर रीजन में क्या होता है कि बहुत ज्यादा इवेपोरेशन नहीं हो पाता, बहुत ज्यादा हवाएं गर्म नहीं हो पाती, हवाएं ऊपर नहीं उठती हैं। और लो प्रेशर रीजन में हवाएं बहुत ऊपर उठती हैं, और जब लो प्रेशर रीजन में हवाएं ऊपर उठती तो अनस्टेबल कंडीशंस बनती हैं, एकदम से कभी भी पानी बरस रहा है। तो ये लो प्रेशर वाला काम हो गया है इस रीजन के ऊपर, और हाई प्रेशर वाला काम हो गया था इस पर्टिकुलर रीजन के ऊपर। तो ये देखिए, बीच का जो रीजन है यहाँ पे, ये बना आपका लो प्रेशर रीजन। इस तरफ है आपका हाई प्रेशर रीजन, इस तरफ है आपका हाई प्रेशर रीजन। तो बीच का लो प्रेशर रीजन सैंडविच हो गया इन दो हाई प्रेशर रीजन्स के बीच में। ओके। और उसके चलते आप देखोगे कि साउथ के मेडिटेरेनियन की तरफ से मॉइस्चर क्लैडेड विंड्स इस लो प्रेशर के रीजन में आ रही थी और लगातार मॉइस्चर के कंटेंट को इसके एटमॉस्फेयर में बढ़ा रही थी। इसके चलते एकदम से बहुत सारा पानी आपको यहाँ पे बरसता हुआ नजर आएगा। यही बात यहाँ पे बताई गई थी। द लो मतलब द लो प्रेशर रीजन वाज सैंडविच्ड बिटवीन अनदर एरिया ऑफ हाई प्रेशर ओवर ईस्टर्न यूरोप, क्रिएटिंग अ वेदर सिस्टम जैम। तो ईस्टर्न यूरोप के ऊपर एक हाई प्रेशर था और वेस्टर्न यूरोप के ऊपर, जैसे नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस के जो इलाके दिखाए वहां पे एक हाई प्रेशर था, और बीच में जर्मनी और उसके आसपास की छोटी मोटी कंट्रीज का जो इलाका था वहां पे बना लो प्रेशर, और उस लो प्रेशर के चलते बहुत ज्यादा बारिश होगी। फ्लैश फ्लड्स के बारे में बात की जाए तो फ्लैश फ्लड्स अपना इंपैक्ट लिमिटेड इलाके में बड़े खतरनाक तरीके से दिखाते हैं, खासकर उन इलाकों में जहां पे हिली टेरेन है, उन इलाकों में जहां पे स्लोपिंग लैंड्स हैं। वहां पे अगर 6 घंटे तक लगातार बहुत तेज पानी बरस जाए तो पानी वहां पे ओवरफ्लो करने लगता है। कोई अगर लोकल बॉडी है, वो लोकल बॉडी का जो वाटर सोर्स है वो ओवरब्रीच कर गया तो वो अलग तबाही मचाता है। जैसे कि रिसेंटली धर्मशाला में भी इस प्रकार का एक फ्लैश फ्लड आया था, जिसके बारे में मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बनाई थी। आप समझते हैं कि जो फ्लैश फ्लड्स आते हैं, इनको रोकने के लिए क्या कोई नेचुरल अरेंजमेंट है? देखिए, जब भी फ्लैश फ्लड आएगा तो इस बात पर डिपेंड करेगा तबाही कितनी होगी कि रेनफॉल की इंटेंसिटी क्या है और रेनफॉल की लोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उस पर्टिकुलर जगह की टोपोग्राफी क्या है, वेजिटेशन टाइप क्या है, सॉइल कैसे है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज्यादा पेड़ है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज्यादा पेड़ है, बहुत ज्यादा फॉरेस्टी इलाका, अगर वहां बहुत सारा पानी बरस भी जाता है तो फ्लैश फ्लड्स के आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जो पेड़ होता है वो पेड़ पानी के फोर्स को बहुत हद तक रोक लेता है, उसको ग्राउंड वाटर में सीप करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर किसी अर्बन इलाके में इस प्रकार का पानी बरसता है तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा चीजें उस फ्लैश फ्लड को रोकती नजर नहीं आएंगी, और उसके रास्ते में या तो घर आएंगे या लोग आएंगे, और दोनों को ही कुचलता हुआ पानी चला जाएगा। कुछ इस प्रकार की चीजें यहाँ पे भी देखने को मिली हैं। ये कुछ पिक्चर्स आपको देखने को मिल रही हैं, एरियल पिक्चर्स की किस हिसाब की तबाही मचाई गई है। और आप समझ लीजिए कि बड़े शहरों में नहीं, जो छोटे टायर 2 सिटीज हैं वहां पे ये तबाही ज्यादा हुई है। और इसका सबसे खास वजह क्या है कि भाई, एक तो वो जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर वाला सीन मैंने आपको बताया, दूसरा टेम्परेचर। भाई, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा उतनी ही ज्यादा वाटर मॉइस्चर आपका एटमॉस्फेयर में होगा, और फिर जब बरसात की सिचुएशन बनेगी वो पूरा का पूरा मॉइस्चर पानी के साथ नीचे बरस जाएगा। ऐसा बोला जाता है कि अगर एयर हीटेड अप है तो वो ज्यादा मॉइस्चर कैरी कर सकती है। अगर एयर का टेम्परेचर आप 1 डिग्री से बढ़ा देते हो तो उसकी मॉइस्चर को हैंडल करने की कैपेसिटी 7% बढ़ जाती है। जी हाँ, अगर एयर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाया है तो उस एयर में 7% ज्यादा मॉइस्चर हो सकता है। तो इसीलिए यहां पे आप देखोगे कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग और सीवियर होती जाएगी, वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ जो पानी की बरसने की इंटेंसिटी है वो भी और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती जाएगी। तो आगे आने वाले समय में इस प्रकार के जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं ये हमको और देखने को मिल सकते हैं। एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर यहां पे ये भी बताया जा रहा है कि जो स्टॉर्म सेंटर्स बनते हैं, जिनको आप बोलते हो इंटेंस स्लो मूविंग स्टॉर्म्स, एक मिनट में अपना ये पेन ऑन कर दो, बीच बीच में ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो ये जो इंटेंस स्लो मूविंग स्टॉर्म्स बनते हैं यूरोप में,
वो लगातार ऑन द मूव रहते हैं। मान लीजिए ये आपका यूरोप है, यहाँ पे कहीं पे जर्मनी है, इसके ऊपर स्लो मूविंग स्टॉर्म हुआ, तो ये स्लो मूविंग स्टॉर्म वेदर पैटर्न के हिसाब से इधर उधर डिसिसिपेट करता रहेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे भी हाई प्रेशर बन गया और यहाँ पे भी हाई प्रेशर बन गया, तो ये जो स्लो मूविंग स्टॉर्म है ये डिसिसिपेट नहीं हो पाया। अगर आप जर्मनी के ज्योग्राफिकल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करो तो 46 डिग्री नॉर्थ से लेके लगभग 55 डिग्री नॉर्थ के बीच में पड़ता है आपका जर्मनी। तो आप कह सकते हो कि ये मिड लैटिट्यूड से थोड़ा ऊपर चला गया, टेम्परेट रीजन में आ गया आपका जर्मनी का इलाका। अब इस टेम्परेट रीजन में अगर आप देखो तो प्रेशर बेल्ट्स की बात की जाए तो ये अगर हमारा अर्थ है तो 0 डिग्री पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, फिर 30 डिग्री नॉर्थ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, फिर 60 डिग्री नॉर्थ पे आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है। अब ये जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है और ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, जमीनी सतह पे हवाएं इस तरीके से चल रही हैं आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पर। आप कह सकते हो कि एटमॉस्फेयर में ऊपर इवेपोरेट होने के बाद हवा कुछ इस तरीके से चल रही है। तो ये जो हवा का फ्लो होता है ना, वो चीजों को रीऑर्गेनाइज करता रहता है। लेकिन कभी कभी एक ब्लॉकिंग पैटर्न देखने को मिलता है। ये जो स्टॉर्म्स बनते हैं, लो प्रेशर के स्टॉर्म्स बनते हैं, जैसा कि अभी जर्मनी में बना था, जब ये लो प्रेशर का स्टॉर्म स्टीयरिंग करंट्स की वजह से मूव ना कर पाए, स्टीयरिंग करंट्स कमजोर हो जाए, तो क्या हो जाएगा कि जो लो प्रेशर स्टॉर्म है किसी पर्टिकुलर एक इलाके पर चिपक के बैठ जाएगा, जम के बैठ जाएगा। इसको बोला जाता है ब्लॉकिंग पैटर्न। तो जो एयर सर्कुलेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब ये एयर सर्कुलेशन के ऊपर इफेक्ट आ रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड मेनी अदर ज्योग्राफिकल फिनोमिना, उसके चलते ब्लॉकिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये जो लो प्रेशर स्टॉर्म्स बनते हैं ये चारों तरफ डायरेक्शन में डिसिसिपेट नहीं कर जाते हैं। तो ये लो प्रेशर स्टॉर्म जो इधर डिसिसिपेट कर जाता है, थोड़ा इधर डिसिसिपेट कर जाता है, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर ने ब्लॉकेज कर दिया। अपर लेवल एटमॉस्फेयर में जो स्टीयरिंग विंड्स थी वो मिसिंग थी, उसके चलते वो लो प्रेशर स्टॉर्म एक जगह पे स्टैटिक रह गया और उसने एक ही जगह पे सारी तबाही मचा दी। कुछ इस प्रकार की चीज आपकी जर्मनी में भी अभी देखने को मिली है और उसके आसपास के इलाकों में। और उसके साथ साथ एक और रीजन यहाँ पे डोमिनेंट रहा है और वो रीजन है आपका वेजिटेशन। देखिए, अर्बन डेवलपमेंट में होता यह है कि वेजिटेशन फॉरेस्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस प्रकार की चीजें होती नहीं है। तो जब टॉरेंशियल फ्लैश फ्लडिंग आएगी तो वो घरों को और लोगों को उड़ाती बहाती हुई लेके चली जाएगी। रास्ते में वेजिटेशन है नहीं। जब वेजिटेशन होती है, पेड़ पौधे होते हैं, तो जो सॉइल की स्ट्रेंथ होती है वो भी ज्यादा होती है। जब अर्बन डेवलपमेंट होता है तो सॉइल की स्ट्रेंथ भी कमजोर पड़ जाती है। तो अर्बन डेवलपमेंट में ना ही कोई वेजिटेशन है, ना ही सॉइल की स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, पानी के फ्लो को कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो ये जो अर्बनाइजेशन वाला फिनोमिना है वो भी कहीं ना कहीं इस तबाही में एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे आपको मैंने जर्मन फ्लैश फ्लड्स के बारे में काफी कुछ बताया है, कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कोई एक पर्टिकुलर फैक्ट, ज्योग्राफिकल फैक्ट जो आपको नहीं समझ में आया हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हैव अ ग्रेट डिफरेंस। आप अपना खुद का एनालिसिस भी दे सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस फ्लैश फ्लड्स को 100 वर्ड्स में, 100 वर्ड्स मतलब केवल 100 वर्ड्स में डिस्क्राइब करिए, तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? डेफिनेटली अगर आप लिख के बताना चाहें तो बता सकते हैं। अब तक तो आप सबने इसके बारे में पढ़ ही लिया होगा। हैव अ ग्रेट डिफरेंस। गुड बाय, टेक केयर।